नमस्कार। इतिहास में कुछ मुकदमे सिर्फ अदालत के कमरों में नहीं लड़े जाते, बल्कि वो एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला देते हैं। आज हम एक ऐसी ही सेना और उसके ऐतिहासिक मुकदमे की कहानी को जानेंगे। जरा सोचिए, साल है 1945 और जगह है दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। हवा में एक अजीब सा तनाव है, क्योंकि एक ऐसा मुकदमा शुरू होने वाला है जो आने वाले इतिहास को बदल सकता है। सबके मन में एक ही सवाल था, कटघरे में खड़े ये तीन लोग आखिर थे कौन, जिन पर एक पूरे साम्राज्य की नजरें टिकी थीं? ये थे भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए के 3 अफसर, जनरल शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। और इन पर इल्जाम ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ जंग छेड़ना। पर बड़ा सवाल तो ये था कि ये लोग इस कटघरे तक पहुंचे कैसे। तो इस पूरे मुकदमे को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा और उस सेना के बनने की कहानी को समझना होगा जिससे ये अफसर जुड़े हुए थे। चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। तो कहानी शुरू होती है 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और उसी दौरान टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनती है। फिर जल्द ही बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस होती है, जहां रास बिहारी बोस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है, भारत की आज़ादी के लिए एक अपनी सेना बनाने का। नाम रखा गया आज़ाद हिंद फौज और इसकी पहली कमान सौंपी गई कैप्टन मोहन सिंह को। अब सवाल ये था कि इस फौज में सैनिक कौन होंगे। ये वही भारतीय जवान थे जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे थे और जिन्हें सिंगापुर में जापान ने कैद कर लिया था। अब उनके सामने एक बड़ा मुश्किल चुनाव था, या तो वो युद्धबंदी बनकर गुमनामी में रहें या फिर भारत की आज़ादी के लिए लड़ने का रास्ता चुनें। आंदोलन शुरू तो हो गया था, पर कुछ वक्त बाद वो थोड़ा धीमा पड़ गया। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जिसने आकर इस आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। 2 जुलाई 1943 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम सब नेताजी कहते हैं, जर्मनी से पनडुब्बियों के जरिए एक बहुत ही खतरनाक सफर तय करके सिंगापुर पहुंचे। और उनके आते ही मानो पूरे आज़ादी के आंदोलन और आईएनए में एक नई ऊर्जा भर गई। पर नेताजी सिर्फ एक सेनापति बनकर नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम उठाया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी, यानी आज़ाद भारत की अपनी एक सरकार। ये दुनिया को एक साफ संदेश था कि भारतीय अब अपना शासन खुद करने के लिए तैयार हैं। और इस सरकार ने आते ही काम करना भी शुरू कर दिया। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपों का कंट्रोल आज़ाद हिंद सरकार को दिया और नेताजी ने फौरन उनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत ही शक्तिशाली कदम था। तो अब सरकार बन चुकी थी, सेना भी तैयार थी। अब बस एक ही लक्ष्य था, नेताजी का वो नारा हकीकत में बदलना, दिल्ली चलो। और फिर वो दिन आया, 18 मार्च 1944। ये वो ऐतिहासिक पल था जब आज़ाद हिंद फौज ने बर्मा से भारत की सीमा पार की। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, जब सालों बाद भारतीय सैनिक एक आज़ाद सेना के तौर पर अपनी ही धरती पर कदम रख रहे थे। शुरुआत तो बहुत जबरदस्त थी। आईएनए ने अंग्रेजों को पीछे धकेलते हुए कोहिमा तक पहुंचकर इम्फाल को घेर लिया। एक वक्त तो लगा कि दिल्ली अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जापान से जो रसद और मदद आनी थी वो नहीं आई, और फिर भारी मॉनसून ने आगे बढ़ना नामुमकिन कर दिया। आखिरकार भारी मन से सेना को पीछे हटना पड़ा। तब तक पूरे विश्व युद्ध का पासा ही पलट चुका था। मई 1945 आते आते अंग्रेजों ने रंगून पर दोबारा कब्जा कर लिया। आईएनए के हजारों सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और उन्हें युद्धबंदी बनाकर भारत लाया गया। और यहीं से हमारी कहानी वापस लाल किले की तरफ मुड़ती है। तो आईएनए जंग के मैदान में भले ही हार गई हो, पर अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। ये लड़ाई लड़ी जानी थी जनता की अदालत में, और इसका केंद्र था लाल किला। जैसे ही मुकदमे की खबर फैली ना, मानो पूरे देश में एक आग सी लग गई। हर कोई आईएनए के समर्थन में खड़ा हो गया। उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए देश के बड़े बड़े वकील एक साथ आए, और इस टीम को लीड कर रहे थे भूलाभाई देसाई। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सालों से वकालत छोड़ दी थी, उन्होंने भी अपना काला कोट फिर से पहना और इन सैनिकों के लिए कोर्ट में उतर आए। ये मुकदमा अब सिर्फ कोर्ट की चारदीवारी तक नहीं रहा, ये पूरे देश का आंदोलन बन गया था। हर शहर में हड़तालें हुईं, जुलूस निकले। 12 नवंबर को तो आईएनए दिवस भी मनाया गया। सड़कों पर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आईएनए के सिपाहियों को रिहा करो। लोगों का जुनून और गुस्सा इस हद तक था कि कलकत्ता में जब एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई तो पुलिस से झड़प में 84 लोगों की जान चली गई।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला लोगों के दिलों में कितना गहरा उतर चुका था। जनता का ये दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। भले ही अदालत ने तीनों अफसरों को दोषी पाया, लेकिन कमांडर इन चीफ को उनकी सजा माफ करनी पड़ी। सरकार को यह भी ऐलान करना पड़ा कि अब से सिर्फ गंभीर अपराध के आरोपियों पर ही मुकदमा चलेगा। ये जनता की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसकी ऐतिहासिक विरासत क्या है? चलिए, जो सबसे जरूरी बातें हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आईएनए के मुकदमों ने पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा की जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इन विरोध प्रदर्शनों ने साफ कर दिया कि अब अंग्रेजों की हुकूमत कमजोर पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जिस सेना के दम पर अंग्रेज भारत पर राज करते थे, उसकी वफादारी अब बदल रही थी। इसीलिए कहते हैं कि मैदान में हार के बावजूद ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जीत थी। ये प्रस्तुति लॉजिट लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा लाई गई है, जो सभी तरह की प्रतियोगी और स्कूली परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप अगले किस विषय के बारे में जानना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अंत में एक सवाल। ये सच है कि आज़ाद हिंद फौज दिल्ली नहीं पहुंच सकी, लेकिन क्या उसके सैनिकों पर चले मुकदमे ने उस आज़ादी की लड़ाई को जीत लिया जो भारत के दिल और दिमाग में लड़ी जा रही थी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।